1927-28 आज़ादी अभी 20 साल दूर है। गांधी भारतीय जनता के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, लेकिन इस जनता में दलितों का एक समूह भी है। दलितों का एक बड़ा तबका अंबेडकर का अनुयायी है। गांधी की उम्र लगभग 60 साल है, अंबेडकर की 40 साल। दोनों पिछले 15 सालों से लोगों को संगठित करने में लगे हैं। गांधी सभी जातियों और धर्मों के लोगों को, अंबेडकर दलितों को। वो अलग अलग ध्रुव हैं, समानांतर धाराएं। अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, भविष्य में नहीं अभी। You will make salt by the sea in your palm. American journalists are very sharp. You already know my tactics. Do you really believe it? That you will shake the King George's throne by making salt in your palms? Not the England throne, but certainly the India throne. Are all Indians with you? Most are. East to west, north to south, they are all with me. 20% Indians are untouchable. Are they also with you? Yes, they are very much with us. The Congress is working to eliminate untouchability. It is their true representative. They say Congress is Hindus' party. They're oppressors. How can oppressors represent victims? I am amused. Who says so? Bhim Rao Ambedkar. Who is he? जर उच्चतीचे लोक मंदिरात जाऊ शकत असतील तर आम्हीही जाऊ शकतो. आम्ही सुद्धा हिंदूच आहोत. काँग्रेस म्हणते आमच्यात समेल व्हा, इंग्रज जतेल, आम्ही राजा करू, आम्ही तुम्हाला भाऊ मानून स्वीकारू. आपण हिंदूवर विश्वास ठेवू शकतो का? यांनी शतकनुशाटकी आमची किती मुंगेन सारखे भगवते ते रातोरात बदलतील का? ते आमच्या सोबत मंदिरात प्रार्थना करतील का? ते आमच्या सोबत जीवातील का? ते आमच्याशी लग्न करतील का? नाही 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 नाही. ते शिकारी आहेत, ते आमचे रक्षक असू शकत नाहीत. नाग बेदरा कंचा रक्षक होऊ शकतो का? गांधी जी ने अपनी पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों में छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने एक दलित परिवार को अपने आश्रम में जगह दी। जब उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उनसे कहा, तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक पब्लिक मीटिंग में सवर्णों ने अछूतों को अलग बिठाया था। गांधी जी ने कहा, जब तक अछूत सबके साथ नहीं बैठेंगे वो भाषण शुरू नहीं करेंगे। सवर्णों को अछूतों को साथ बिठाना पड़ा। गांधी ने साउथ अफ्रीका में सामाजिक भेदभाव को नजदीक से देखा। गोरे लोग भारतीयों के साथ कोढ़ियों जैसा बर्ताव करते थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में हिंदू अछूतों के साथ करते थे। वह खुद कई बार गोरों के अत्याचारों का शिकार हुए। उन्होंने कहा, साउथ अफ्रीका से नस्लवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ भारत से भी छुआछूत खत्म होना चाहिए। छुआछूत पाप है, हिंदुओं को इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। इस प्रायश्चित के बिना स्वराज का कोई मतलब नहीं है। दो डॉक्टर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर वो एग्जामिनेशन रूम में है। हिंदू समाज अंदर आता है। उसे एक पुरानी बीमारी है छुआछूत। दोनों उसकी जांच करते हैं। डॉक्टर गांधी कहते हैं यह एक ट्यूमर है, लेकिन कैंसर फैला नहीं है। बाकी शरीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। शरीर स्वस्थ है। हमें बस इस ट्यूमर को निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। अंबेडकर का डायग्नोसिस गांधी से भिन्न था। It's not a tumor. The problem is with the whole anatomy. What do you mean by anatomy? The bone architecture of the Hindu society. Like the bone architecture of the human body. What's wrong with its bone architecture? It's 3,000 years old. It's solid, perfect. It's a 4-story tower without a staircase. Nobody can climb to a higher story. There is nothing wrong with the tower.
We have to just give it a staircase. चूंकि बीमारी के बारे में दोनों डॉक्टरों की राय अलग थी, इसलिए उनका इलाज का नुस्खा भी अलग था। गांधी ने अपने नुस्खे में 3 शब्द लिखे, हिंदुओं दिल बदलो। उनकी सोच थी कि अगर वो ऊंची जातियों का हृदय परिवर्तन कर दे तो वो अछूतों को भाई बहन के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अंबेडकर ने भी अपने नुस्खे में 3 शब्द लिखे, दलित संगठित हों। उन्हें विश्वास नहीं था कि हिंदू कभी दलितों की परिस्थिति बदलेंगे। सिर्फ दलित ही दलितों की परिस्थिति बदल सकते हैं। बड़े पैमाने पर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ गए। 1915 से 1930 के बीच 15 सालों में अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी की कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया। मंदिरों, स्कूलों, तालाबों, ऑफिसों में, सिविल और मिलिट्री सर्विस में दलितों को नौकरी दिलाने के लिए, प्रांतों और केंद्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनके विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। इस दौरान गांधी ने आम लोगों की कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया। चुनाव, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, टैक्स मत दो, अपना नमक खुद बनाओ, ब्रिटिश सत्ता का विरोध करो, ऐसा मजबूत जन दबाव बनाओ कि ब्रिटिश चले जाएं। अंबेडकर की सोच थी कि जब तक दलितों को पॉलिटिकल पावर में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेंट्रल असेंबली और प्रांतीय परिषदों में उनके अपने प्रतिनिधि होने चाहिए। सिविल और मिलिट्री सेवाओं में उनका हिस्सा होना चाहिए। उनको विश्वास नहीं था कि जब कांग्रेस को सत्ता मिलेगी तो वो दलितों को विशेष प्रतिनिधित्व देगी। वो चाहते थे कि ब्रिटिश के जाने से पहले उनको ये गारंटी मिले। गांधी दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व के खिलाफ थे। कहते थे दलित एक अलग सोशल माइनॉरिटी नहीं है जैसा कि अंबेडकर दावा करते हैं। वो दूसरे हिंदुओं की तरह हिंदू ही हैं। गांधी मुसलमानों और सिखों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध नहीं करते थे, केवल दलितों के। उनकी नज़र में दलित हिंदू वृक्ष की एक शाखा है। जब वृक्ष ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो शाखा को अलग प्रतिनिधि क्यों चाहिए? अंबेडकर बोले ये झूठ है। दलित हिंदू वृक्ष की शाखा नहीं है, वो एक अलग वृक्ष है। एक ऐसा वृक्ष जो सदियों से हिंदू वृक्ष से बहुत दूर खड़ा रहा है। यह वृक्ष हिंदुओं के एक अलग वर्ग का है। वो वर्ग है अछूत हिंदुओं का। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका समाज सवर्णों से बिल्कुल अलग है। अंबेडकर गलत नहीं थे। गांधी ने व्यक्तिगत स्तर पर छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन छुआछूत उन्मूलन के लिए कोई जन आंदोलन नहीं चलाया था। 1931 तक लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले, जब वे अंबेडकर से पहली बार मिले थे, बम्बई के मालाबार हिल के एक भवन में। मैं अपने स्कूल के दिनों से ही छुआछूत के बारे में सोचता रहा हूँ। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ। मुझे समाज में आपकी कड़ी मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने छुआछूत उन्मूलन को अपने उद्देश्यों में शामिल किया। मेरी वजह से काफी कांग्रेस नेता इसके खिलाफ थे। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, उसके बाद कुछ नहीं किया। वे हमारे मंदिर में प्रवेश का विरोध करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में हुआ था। यह इतिहास का वो पल था जब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे अकेले भारत पर राज नहीं कर सकते। उन्हें भारतीयों को साथ लेना होगा। उन्हें यह एहसास 10 साल पहले ही हो गया था जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया था। उन्होंने कृषि, शिक्षा और कल्याण जैसे सामान्य विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए थे। लेकिन 1931 तक देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से विरोध का माहौल बन गया था। जनता पूरी आज़ादी की मांग कर रही थी। अंग्रेज़ों ने देखा उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें अपनी अथॉरिटी शेयर करनी होगी, अपना पावर घटाना होगा, भारतीयों को ज़्यादा पावर देना होगा। गांधी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत के सभी समुदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। अंग्रेजों को सत्ता के हस्तांतरण के लिए सिर्फ उसी से बात करनी चाहिए। Congress represents all communities of India. The British must discuss transfer of power only with us. मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों के प्रतिनिधियों ने कहा गांधी गलत कह रहे हैं। Congress doesn't represent Muslims
We want a special electorate, our own men. Mr. Gandhi is wrong. The Sikhs are a religious minority. They need a separate electorate. We need to have a special electorate, our own men. आखिरकार करीब 3 महीने के डिबेट और ढेर सारे ड्रामे, फायरवर्क्स, लॉबिंग, सीक्रेट डायलॉग, सीक्रेट डील के बाद गांधी ने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है क्योंकि वो आबादी के आधार पर मेजर माइनॉरिटी है, लेकिन ईसाइयों को नहीं, वो माइनर माइनॉरिटी है। और डेफिनेटली दलितों को तो नहीं, क्योंकि वो हिंदुओं से अलग नहीं है। वही पुराना हिंदू वृक्ष की शाखा वाली दलील। अंबेडकर ने गांधी की दलील को खारिज कर दिया। The depressed classes are a separate minority in the Hindu society. I represent that minority. Mr. Gandhi represents the Hindu majority. This majority treats us worse than cats and dogs. They touch animals, not us. Shame! Shame! We must proceed with caution on this matter. I was born an untouchable. I have doctorate from America and England. They still don't touch me. Shame on Hindus! Shame on Mr. Gandhi! If they don't consider me their brother, will they consider illiterate untouchables as their brothers? Now, Mr. Ambedkar, what is your main demand? A separate electorate, separate constituencies. We choose our own representatives, true representatives, not Congress stooges. No separate electorate for the depressed classes. Never, not in my life. जीत गए, हम जीत गए, बाबा साहेब हमारे। दलित एकता जिंदाबाद! 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 ब्रिटिश सरकार ने वही किया जिसका हमें डर था। मुसलमान सिख ईसाई के अलग चुनाव क्षेत्र होंगे, वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। क्या डिप्रेस्ड क्लासेस के भी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी और प्रतिनिधि होंगे? हाँ, 71 कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस ही वहां वोट दे सकते हैं। सिर्फ वही उम्मीदवार बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज को डिवाइड कर रही है, हिंदू धर्म का नाश करना चाहती है। कोई और रास्ता नहीं है, मुझे फास्ट ऑन टू डेथ पर जाना होगा। अंबेडकर अंग्रेजों का एजेंट है, भारत को ईसाई देश बनाना चाहता है, देश का गद्दार रावण। उस स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा भविष्य सुंदर होगा, हम उसे कैसे त्याग सकते हैं? महात्मा जी कहते हैं कि इससे हिंदू और दलितों के बीच एक स्थायी दीवार खड़ी हो जाएगी। अजीब बात है, मुसलमानों और सिखों को भी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी मिले हैं, वो उसका विरोध नहीं करते। क्या इससे हिंदू, मुसलमान और सिख के बीच पक्की दीवारें नहीं खड़ी होंगी? उनको सिर्फ हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच पक्की दीवार का डर खाए जा रहा है। महात्मा जी को समझा दीजिए, मैं कोई दीवार नहीं बना रहा, मैं बस सत्ता में अपना हिस्सा ले रहा हूं। जीत गए, हम जीत गए, बाबा साहेब हमारे। अब तक हमने हिंदू, मुसलमान और सिख नेताओं को चुना। उन्होंने हमें धोखा दिया। हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमारे अपने प्रतिनिधि नहीं होंगे, हमारे हितों की रक्षा नहीं होगी, हमारा विकास नहीं होगा। नो कम्युनल अवार्ड, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। और सेंट्रल असेंबली और प्रोविंशियल काउंसिल्स में हमारे खास प्रतिनिधि तभी होंगे जब हमारी खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे। गांधी एक महान रणनीतिकार थे। उनके मुकाबले दूसरे कांग्रेसी नेताओं में ये बुद्धि कम थी। गांधी को बड़ी सूक्ष्म समझ थी कि जन भावना को कौन सी बात छुएगी। उन्हें पता था उनका आमरण अनशन जन भावना उभारेगा और अंबेडकर पर इतना पब्लिक प्रेशर बनाएगा कि वो अपनी जिद छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। पर अंबेडकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
महात्मा जी की हालत बहुत खराब हो रही है। क्या इसके लिए मैं दोषी हूँ? क्या मैंने उन्हें अमारन अनशन पर जाने के लिए बोला था? उनका सोडियम और ग्लूकोज लेवल घट रहा है, उनकी सांस रुक सकती है। कोई अमर नहीं होता, महात्मा लोग भी नहीं। आपका व्यवहार अमानवीय है। हिंदियों ने सदियों से हमारे साथ अमान व्यवहार किया। हम मदद के लिए चिल्लाते रहे, कोई हमें बचाने नहीं आ रहे। अंबेडकर कहते रहे कि मेरे लिए दलितों का हित सर्वोपरि है। चाहे गांधी को कुछ भी हो जाए, मैं दलितों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे गांधी की हालत खराब होती गई, उनका पथरीला हृदय पिघलने लगा। अपने संस्मरण में अंबेडकर ने लिखा है, मैं एक बड़ी दुविधा में था। एक तरफ इंसानियत की पुकार थी, गांधी की जान बचाओ। दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की पुकार थी, दलितों के राजनीतिक अधिकार बचाओ। इंसानियत जीत गई। मैंने अलग इलेक्टोरेट की अपनी मांग छोड़ दी। गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत पूरे भारत के प्रांतीय विधान परिषदों में दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित हुई और केंद्रीय असेंबली में 18% सीटें। इन सीटों पर सिर्फ दलित ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन मतदाता सभी समुदायों और जातियों के होंगे। पूना पैक्ट के बाद गांधी ने छुआछूत खत्म करने के लिए पहली बार एक देशव्यापी अभियान शुरू किया। उन्होंने हिंदुओं से कहा, आपको हरिजानों से अलगाव खत्म करना होगा, उनको हिंदू समाज में शामिल करना होगा। हरिजन हमारे भाई बहन हैं, उनका मंदिर, कुआं, स्कूल और रोड पर बराबर का अधिकार है। लेकिन इस अभियान से दलितों की जिंदगी में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया। अभियान एक बड़ा शो साबित हुआ। हिंदुओं ने अभियान में दलितों से भाईचारा बढ़ाने के बजाय गांधी को खुश करने के लिए हिस्सा लिया। अंबेडकर को इस अभियान से बहुत निराशा हुई। उन्होंने कहा, चंडी जी हरिजन को झूठा प्रेम दिखाते हैं, उनका छुआछूत हटाओ अभियान पूरा तमाशा है। कहते हैं हरिजन के लिए मंदिर खोला, सब झूठा, बहुत बड़ा धोखा। ऐसे ऐसे मंदिर खोले जहां कोई हिंदू नहीं जाता था, मंदिर वीरान या टूटा फूटा था। 1932 के पूना पैक्ट में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, उनको 1936 तक पूरे नहीं किए। 1937 के चुनाव में तो उसने इस पैक्ट को कूड़े में ही फेंक दिया। प्रांतों के विधान परिषदों में दलितों के लिए 151 सीटें रिजर्व थी। अंबेडकर उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस ये सीटें उनकी पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और दूसरी दलित विशिष्ट पार्टियों के लिए छोड़ देगी। लेकिन कांग्रेस ने सारी जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। उसने 78 सीटें जीत ली, यानी 50% से अधिक। इसका कारण सीधा था, हिंदू बहुमत ने कांग्रेसी हरिजन उम्मीदवारों को वोट किया, न कि दलित पार्टियों के उम्मीदवारों को। 1937-1939 के दौरान भारत के राजनीतिक मंच पर 4 मुख्य खिलाड़ी थे। एक अंग्रेज, दूसरा कांग्रेस, तीसरा मुस्लिम लीग और चौथा दलित। कांग्रेस अंग्रेजों पर जोरदार दबाव डाल रही थी कि हमें स्वराज दो। मुस्लिम लीग कह रहा था स्वराज का मतलब होगा हिंदू राज, इसलिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए। अंबेडकर का कहना था स्वराज का मतलब होगा सवर्ण राज, इसीलिए अवर्णों को आजाद भारत की सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। जब तक ये गारंटी नहीं मिलती, उनको न्याय नहीं मिलेगा। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटेन हिटलर के खिलाफ गठबंधन में शामिल हो गया। उसको भारत की राजनीतिक ताकतों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिखों और दलितों के समर्थन की जरूरत थी। उसने देखा उनके समर्थन के बिना उसको सेना के लिए सिपाही नहीं मिलेंगे, देश में आंतरिक शांति नहीं होगी, अधिक अन्न, कपड़ा और औजार का उत्पादन नहीं होगा। कांग्रेस ने अंग्रेजों से कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, आपको वादा करना होगा कि भारत का संविधान हमारी मंजूरी के बिना नहीं बनेगा। अंग्रेज मान गए। दलितों ने भी अंग्रेजों का सपोर्ट किया, इस संदेश और समझदारी के साथ कि संविधान में उनको भी सत्ता का हिस्सा मिलेगा। ब्रिटेन युद्ध जीत गया, लेकिन लड़ाई की मार से कमजोर हो गया। कांग्रेस ने आजादी के लिए दबाव बढ़ाया।
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर दबाव बढ़ाया। पंजाब और बंगाल प्रांतों में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने लीग की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस दुविधा में पड़ गई। क्या अच्छा होगा, भारत का बंटवारा या धर्म के नाम पर गृह युद्ध जिसमें लाखों मारे जाएं? कांग्रेस के सामने दो अलगाववाद थे, मुस्लिम अलगाववाद और दलित अलगाववाद। मुस्लिम अलगाववाद हिंदू समाज का बाहरी अलगाव था, दलित अलगाववाद उसका अंदरूनी। अंबेडकर ने कभी टेरिटोरियल सेपरेशन यानी दलितों के लिए एक अलग राज्य की मांग नहीं की। उनकी मांग थी एक अलग इलेक्टोरेट। गांधी के साथ पूना पैक्ट में वो सीट आरक्षण पर मान गए, लेकिन पूना पैक्ट कागज पे ही रहा। कांग्रेस का छुआछूत उन्मूलन भाषण में खूब हुआ, लेकिन धरातल पर नहीं। इसलिए अंबेडकर ने फिर से एक बार अलग इलेक्टोरेट की मांग की। कांग्रेस को सामने एक बड़ा खतरा दिखा। मुस्लिम अलगाववाद जीत रहा था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि दलित अलगाववाद भी जीते, क्योंकि उसका मतलब होता हिंदू समाज का अंदरूनी बंटवारा। इसीलिए उसने अंबेडकर से वादा किया वो छुआछूत उन्मूलन के लिए एक कानून बनाएगी, और वादा निभाया। संविधान सभा ने इस संबंध में 29 नवंबर 1948 को एक प्रस्ताव पास किया। हमने छुआछूत को कानूनी अपराध बना दिया है, जो करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। कांग्रेस और भी आगे गई। नेहरू के नेतृत्व में उसने जो पहला कैबिनेट बनाया उसमें अंबेडकर को शामिल किया, उनको कानून मंत्री बनाया। इसके पीछे बेशक एक चाल थी। अंबेडकर दलितों के सर्वोच्च नेता थे। कांग्रेस दलितों को मैसेज देना चाहती थी कि हमने आप सबों को आजाद भारत की सत्ता में हिस्सा दिया है। नेहरू जब कैबिनेट बना रहे थे तो सदस्यों की लिस्ट गांधी जी के पास मंजूरी के लिए ले गए। उसमें अंबेडकर का भी नाम था। अंबेडकर और गांधी जी में हमेशा गंभीर मतभेद रहा। अंबेडकर उनको एक अहंकारी व्यक्ति, चालाक राजनेता और वर्ण समर्थक तक कह चुके थे, लेकिन इतिहास के उस मोड़ पर गांधी जी की प्राथमिकता थी कि दलितों को हिंदू समाज के दायरे में रखा जाए। इसलिए उन्होंने अंबेडकर के नाम को मंजूरी दे दी। अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ संविधान बनाया, सरकार चलाई, कई महत्वपूर्ण कानून और नीतियां बनाई, लेकिन कांग्रेस में कभी इनसाइडर नहीं बने, हमेशा आउटसाइडर ही रहे। एक ईमानदार सहकर्मी, लेकिन एक ईमानदार आलोचक भी। डॉक्टर अंबेडकर, भारत के लोग आजाद हुए, क्या अछूत भी आजाद नहीं हुए? नहीं, अभी तक नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? लोगों को ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन अछूतों को हिंदू गुलामी से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अछूतों को राजनीति में तो बराबरी मिली। राजनीति में मिली, लेकिन समाज में नहीं, मंदिर तीर्थों में नहीं, शिक्षा रोजगार में नहीं। कुछ शब्दों में बताएं, गांधी और कांग्रेस ने आपको क्या दिया? मेरे हाथ में बस एक बुलबुला, फिर फूंक के उसे हवा में उड़ा दिया। अंबेडकर दलितों को छुआछूत के दलदल से बाहर निकालने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उनके दिल में आत्मसम्मान, हिम्मत और महत्वाकांक्षा भरने के लिए उनकी सोच थी कि आत्मसम्मान ही दलितों के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की कुंजी है। उन्होंने उनका आत्मसम्मान जगाने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे उन्होंने उन्हें लगातार याद दिलाया कि उनके पूर्वज महान योद्धा थे। उनकी बहादुरी का वर्णन इतिहास में मिलता है, जैसे आज से करीब 200 साल पहले पुणे के पास हुए भीमा कोरेगांव की लड़ाई में। अगले एपिसोड में हम भीमा कोरेगांव की लड़ाई पर चर्चा करेंगे और इस पर भी कि उस लड़ाई का आज की दलित चेतना से क्या संबंध है।